हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं पाठ्य पुस्तकों के बारे में कि पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं। ये हमारा डीएलएड का जो फर्स्ट ईयर है उसका टॉपिक है, जिसको आज हम यहाँ पे आपके साथ कवर करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जिनसे हम पूरा सिलेबस जो है कवर करते हैं, तो वो क्या होती हैं, उसमें उनका इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस किस टाइप की होती हैं, क्यों उनको बनाया जाता है। तो इन सभी सारे जो सवाल हैं उनका जवाब हम यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किसी कक्षा या किसी विशेष कोर्स की पढ़ाई हेतु निर्धारित की गई ऐसी पुस्तक जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषय विशेष की जानकारी दी गई हो, उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनके द्वारा किसी विशेष क्लास के लिए या किसी विशेष जो कोर्स होता है उसके लिए जो भी हमें पढ़ाई करने के लिए जो भी हमें टॉपिक दिए जाते हैं, जिस बुक में इनको ऐड किया जाता है, उनको हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इसका प्रयोग विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में किया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे जो स्कूल्स होते हैं उनमें तो ऑफ कोर्स पाठ्य पुस्तक बनाई जाती हैं। जैसे मैं डीएलएड कोर्स की बात कर रही हूँ, तो जो डीएलएड कोर्स है उसमें कोई बुक्स नहीं बनाई गई हैं डीएलएड कोर्स की, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो है आपको आराम से इसके संबंध जो है उपलब्ध हो जाएंगी। और इसके जो मतलब ये टॉपिक मिलेंगे तो सही, लेकिन थोड़ी थोड़ी किसी न किसी बुक में मिलेंगे। परफेक्ट रूप में तो मैं सच बोलूँ तो कहीं भी ये टॉपिक आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक बच्चों की आयु, कक्षा, विषय व मानसिक स्तरों के अनुसार बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जिस भी क्लास की पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है, हमारी टेक्स्ट बुक बनाई जाती हैं, बच्चों की आयु को देखकर, उनकी क्लास को देखकर, उनके विषय और उनके मानसिक स्तर को देखकर बनाई जाती हैं। क्योंकि अगर ऐसा है कि पहली क्लास के बच्चे का जो मेंटल स्टेट जो होता है, हम बात करें तो बहुत ही कम होता है, बच्चा इतनी अच्छे से चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। हम पहली क्लास के बच्चों को 12वीं क्लास के जो सिलेबस हम पढ़ते हैं वो नहीं दे सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो टेक्स्ट बुक होती है ना, बच्चों की एज को देखकर, उनकी क्लास को देखकर, उनके सब्जेक्ट को देखकर और उनके जो मानसिक लेवल है उसको देखकर बनाई जाती हैं, जो विषय विशेष के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। दूसरा है, पाठ्य पुस्तकों में मुख्यतः विषय सामग्री होती है तथा पाठ से संबंधित अध्ययन को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। हमेशा ही जो हमारी टेक्स्ट बुक बनाई जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, एक क्रम में रखते हैं। पहले यूनिट 1 होएगा, 2 होगा, 3 होगा। जैसे मैथ की हम टेक्स्ट बुक बनाते हैं तो उसमें बच्चों को जब मैथ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले थोड़ी सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को प्लस माइनस वाली क्वेश्चन आएंगे, फिर स्क्वायर वगैरह जो हमारे होते हैं, 2D 3D जो शेप्स होती हैं वो आ जाते हैं। तो मतलब थोड़ा थोड़ा क्रम में जो है बच्चों को चीज़ें रखी जाती हैं। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन बड़ी गंभीरता से किया जाता है। सिंपल सी बात है कि जो टेक्स्ट बुक होती है उनको बहुत बारीकी से हमें स्टडी करनी पड़ती है। टीचर भी बहुत बारीकी से स्टडी करता है और स्टूडेंट भी। क्यों? क्योंकि इसमें सारी नॉलेज जो होती है, जैसे हम +2 तक की क्लासेस की स्पेशली मैं बात करूँ तो बहुत सारी जो नॉलेज होती है एनसीईआरटी की, वो हमारी बुक में होती है। तो बहुत ही गंभीरता से इनकी स्टडी की जाती है। गद्य और पद्य की पुस्तकें आती हैं, इन जिनके अनुसार विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है। जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी नॉलेज ही बढ़ती है। चाहे हम किसी भी टाइप की, चाहे रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, मैथ, साइंस, किसी भी विषय की हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ पाठ्य पुस्तक के बाह्य स्वरूप के बारे में, कि जो एक टेक्स्ट बुक होती है वो बाहरी रूप में कैसी होती है। सबसे पहले आता है आवरण। आवरण का मतलब है कि जो पुस्तक है वो बाहर से कैसे दिख रही है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे पलास हिंदी पाठ्य पुस्तक 7 लिखा है और लास्ट का जो है जिसमें हमारा लिखा है माध्यमिक हिंदी पाठ्य पुस्तक, ये इसका फ्रंट कवर पेज और बैक कवर पेज है। ठीक है, दूसरा है पुस्तक का नाम। जैसे कि यहाँ पर पलाश लिखा हुआ भी है, तो पुस्तक का नाम, जैसे गणित होता है, साइंस होता है, तो हर बुक के आगे उसका नाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ होता है। चित्रों का समावेश। चित्रों का समावेश का मतलब है कि इसमें जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें पिक्चर्स को ज़रूर ऐड किया जाता है, क्योंकि देखकर और पढ़कर, साथ में देखना और पढ़ना बच्चे को बहुत इजी वे में और बहुत आसानी से वो चीज़ समझ में आने लग जाती है। फिर है कागज़। टेक्स्ट बुक के जो कागज़ होते हैं वो थोड़े मोटे होने चाहिए और उन पे जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है वो भी थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा छोटा होगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो जो कागज़ है वो मोटा होना चाहिए, इतना भी पतला नहीं होना चाहिए कि वो फट जाए। ठीक है, तो ये कुछ बाहरी आवरण चीज़ें हमारी आ जाती हैं। फिर है मुद्रण। मुद्रण का मतलब उसकी छपाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो छपाई है वो थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में होनी चाहिए और थोड़े मोटे मोटे अक्षरों में, ताकि उनको पढ़ने में जो बच्चा है उसको कोई दिक्कत ना आए। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक स्वरूप की बात करते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि अब जो बुक है वो अंदर से कैसी होनी चाहिए।
पहला है भाषा शैली। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट बुक बनाई जाती है उसमें जो लैंग्वेज होती है ना, बहुत ही ईजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होएगी तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी और वो सेल्फ स्टडी भी इससे नहीं कर पाएंगे। फिर है विषय सामग्री। विषय सामग्री का मतलब है कि इसमें जो भी चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए, बच्चों के एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फिर है स्तर के अनुसार होना। स्तर के अनुसार का मतलब है कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट बुक बनाई जाती है ऑफकोर्स, ठीक है। जैसे पहली क्लास की बुक होती है और 12th क्लास की या +1 की आप बुक देखोगे तो उसमें आपको ज़मीन आसमान का जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। तो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको बुक देखने को मिलती है। फिर है रोचकता। रोचकता में आता है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसमें एंटरटेनमेंट का भी काम होना चाहिए, जैसे कि बूझ हो और भोली, ऐसे करके कुछ लड़का लड़की भी बुक में बनाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा पिक्चर्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग उसमें डाली जाती है, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज जो होती है अंदर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ जाती है, तो बच्चे को वो चीज़ अच्छा लगता है। उपयुक्त क्रम। उपयुक्त क्रम का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट बुक है वो एकदम क्रम में होनी चाहिए, भिन्न भिन्न प्रदेशों से संबंधित होनी चाहिए। यानी टेक्स्ट बुक जो है मान लो हरियाणा की, तो सिर्फ हरियाणा के बारे में ही ना बताए, बल्कि और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हमें टेक्स्ट बुक से पता चले। नेक्स्ट हमारा आता है पाठ्य पुस्तकों का महत्व। अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंस की बात करेंगे थोड़ा ब्रीफली, ठीक है। तो पहला है शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों की मार्गदर्शन में सहायता होती है। सिंपल सी बात है, मैंने जब पहले भी आपको बोला है कि जो टेक्स्ट बुक होती है उससे टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही फ़ायदा होता है। बच्चे जो है टेक्स्ट बुक में देख के पढ़ते हैं और टीचर जो है टेक्स्ट बुक में से देख कर पढ़ाता है, तो दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यह विद्यार्थियों में स्वाध्याय नियमित अध्ययन की आदत का विकास करती है। स्वाध्याय का मतलब होता है ये विद्यार्थियों में सेल्फ स्टडी की आदत डालती है और लगातार बच्चा जो है वो टेक्स्ट बुक से अध्ययन करता रहता है। क्योंकि कई बार होता है कि आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी, अगर आप गूगल से सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो, अचानक से आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाता है मान लो इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ लग जाते हो। तो आप जब फ़ोन से पढ़ते हो ना तो आपका दिमाग ज़रूर कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन जब आप किताब से पढ़ते हो ना तो आपका ध्यान इतना डाइवर्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर है इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान की जांच विद्यार्थी स्वयं आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु को पढ़कर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि बुक में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो सही लिखी होती हैं, अगर कुछ गलत है तो टीचर से बच्चा जो आराम से पूछ सकता है कि ये चीज़ बुक में ऐसी लिखी हुई है, क्या ये सही है कि नहीं है। फिर है इसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के समय और शक्ति की बचत होती है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि जो मैं DL.ED कोर्स कर रही हूँ तो इसमें बुक्स नहीं है, तो मेरा मोस्ट ऑफ जो टाइम जाता है वो सर्च करने में जाता है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, बुक है नहीं। तो हर वक्त मैं इंग्लिश के, मैथ के, जितने भी सब्जेक्ट हमारे हैं उससे रिलेटेड मैं सर्च करके बस नोट्स ही बनाती रहती हूँ। लेकिन जब आपके पास बुक है तो आपको नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, बस उसको समझना है और आपने याद करना है, आपकी एनर्जी भी खर्च नहीं होती है, ठीक है। यह पुस्तकें विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ उसका मनोरंजन भी करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बुक्स जो होती है हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ कोर्स हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। क्योंकि जो किताबें होती हैं सिर्फ पढ़ने में ही किताबें नहीं आती हैं, बहुत सारे चुटकुले से संबंधित किताबें बनाई जाती हैं या ऐसी कुछ हास्यपद कहानियों से संबंधित टेक्स्ट बुक बनाई जाती हैं जिनसे कि बच्चा आराम से अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है माफ़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये विद्यार्थियों में तर्क संगत ढंग से विचार करने की आदत का विकास करने में सहायक होती है। सिंपल सी बात है, जब आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसमें कोई चीज़ ऐसी लिखी है जो आपको लग रहा है कि ऐसी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, तो आप हर चीज़ को तर्क के साथ पढ़ते हो कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं। देन है पाठ्य पुस्तक के महत्व, ठीक है। अभी हम करके हटे हैं और भी पॉइंट की हम बात करेंगे। तो इसके महत्व में पहला है और आगे के पॉइंट है ज्ञान का स्रोत। ऑफ कोर्स जो टेक्स्ट बुक है उससे हमें नॉलेज ही मिलती है। पाठ्य पुस्तकें मितव्ययी होती हैं, ऑफ कोर्स हमारे मित्र की तरह जो है ये काम करती हैं। समय के सदुपयोग होता है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको सर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है।
स्वाध्याय आत्मविश्वास की जनक। ऑफ कोर्स आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस आने, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, वो आने लग जाता है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू बात करें तो लिखा है कि पाठ्य पुस्तक व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ऑफ कोर्स क्योंकि हर बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट बुक बनाई जाती हैं। अलग अलग तरीक़ों से टीचिंग मेथड जो है उसको फॉलो किया जाता है। गृह कार्य को पूर्ण करने में सहायता करती हैं। ऑफ कोर्स टीचर जो होते हैं कई बार 2-3 पेज अगले चैप्टर के पढ़कर आने को बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमारी टेक्स्ट बुक से कहते हैं। जैसे हमने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो लास्ट में एक्सरसाइज भी हमें बोल देते हैं टीचर कि ये वाला पेज पे तुम्हारी एक्सरसाइज है, इसको घर से करके लेके आना। तो ऑफ कोर्स तुम जितना भी होमवर्क करोगे किताब से ही करोगे ना, तो इसमें काफ़ी हेल्प करती है ये। और कई बार तो गाइड भी, एमबीडी मिल जाती है, इसमें आपको आंसर भी मिले हुए मिलते हैं, तो आपको सब कुछ वहीं से मिल जाता है। पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल के हटी हूँ कि इसमें क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। पाठ्य पुस्तक द्वारा छात्र अपने पढ़ाए गए पाठ के दोहराई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो टीचर ने जो भी आपको उसको कक्षा में पढ़ाया है, आप घर पे जाके उसको फिर से पढ़ सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो, ठीक है। और भी है कि शिक्षा स्तर में एकरूपता लाने में ऑफ कोर्स अगर टेक्स्ट बुक, जैसे कि हमने बोला कि 8वीं तक जो हमारी एजुकेशन होती है पूरी फ्री एंड कंपलसरी होती है, तो जिसमें 8वीं तक आपको टेक्स्ट बुक, वर्दी वगैरह, फीस भी आपकी माफ़ होती है, तो सब कुछ आपको फ्री में मिलता है। तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो एजुकेशन का स्तर है उसको लेवल में लाया जा सके और सभी को एजुकेशन मिले। परीक्षा के समय छात्रों की सहायक, सिंपल सी बात है, जैसे मैं एमबीडी की बात कर रही थी तो, या फिर नॉर्मल चैप्टर की बात करें तो आप जब परीक्षा देते हो, पेपर एग्ज़ाम वगैरह देते हो, तो वहाँ पर आप किससे रिवाइज करते हो, किससे पढ़ते हो, अपने टेक्स्ट बुक से ही तो पढ़ते हो, है ना। शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान की पूरक होती है, सिंपल सी बात है कि आप चेक भी कर सकते हैं। कोई चैप्टर है मान लो, तो टीचर ने उसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप चैप्टर पढ़ के समझ सकते हो कि हाँ, पता लगा सकते हो कि अच्छा टीचर ने ठीक पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, तो एज आप जाँच भी बुक से कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती हैं। ऑफ कोर्स हमारे जितने भी सिलेबस होता है, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, उनको आप एक क्रम में, व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करते हैं होमवर्क की, ठीक है। तो इसमें हम 2 टॉपिक की बात करेंगे, एक हमारी पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं और दूसरा हमारा गृह कार्य आ जाता है। होमवर्क की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें कि गृह कार्य वह कार्य होता है जो घर से करने को दिया जाता है। ऑफ कोर्स होमवर्क, होम मतलब घर में, घर से दिया जाने वाला या घर से करके लाने वाला जो काम होता है उसको हम होमवर्क कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि गृह कार्य लर्निंग बाय डूइंग का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स जब घर पे आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, या ज़रूरी नहीं है कि होमवर्क आपको किताबों से दिया जाए, होमवर्क जो है आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने को भी दिया जा सकता है, कोई पोस्टर बनाने को दिया जा सकता है, कोई आप चैप्टर के 2 पेज पढ़ के ला के आ सकते हो, आप कोई कहानी बना के ला सकते हो, तो ये सारी चीज़ें होमवर्क में आती हैं। अब हम टेक्स्ट बुक वाला होमवर्क की बात नहीं करेंगे यहाँ पे कि टेक्स्ट बुक के लास्ट में क्वेश्चन आंसर है और आपको करके लेके आने हैं। होमवर्क का मतलब अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, वो लिखित रूप में भी हो सकता है, प्रोजेक्ट के रूप में भी हो सकता है, और वो ओरल रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, आइए चर्चा करते हैं कि गृह कार्य किन किन रूपों में दिया जाता है, ठीक है। तो गृह कार्य बच्चों की रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार होना चाहिए। देखो, जब भी हम कोई होमवर्क देते हैं ना, तो हमें हमेशा बच्चों को ऐसा होमवर्क देना चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, किताबों में से ही लिखने को बार बार 5 बार लिख के लेके आना, 6 बार लिख को लेके आना, बच्चा बोर हो जाता है। तो हमेशा अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या कोई भी है, तो आपको हमेशा ही बच्चे को जो होमवर्क देना है ना, उसकी योग्यता के अनुसार देना है कि बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। अधिक मात्रा में गृह कार्य नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और आप रोज़ उसको 5 सब्जेक्ट दे रहे हो, ऐसा कभी मत करना। बच्चे को आज एक सब्जेक्ट का दे दिया, कल दूसरे सब्जेक्ट का दे दिया, और भर भर के सिलेबस मत देना, बच्चा पूरा कर नहीं पाएगा, ठीक है। गृह कार्य का स्वरूप लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। आप बच्चे को रिटन वर्क भी दे सकते हैं, आप बच्चों को ओरल यानी कि मौखिक रूप में भी कुछ ना कुछ कह सकते हो। मौखिक रूप का एग्जाम्पल लूँ तो आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप कल मुझे कोई कहानी सुनाओगे, आपकी मर्जी है, आप किसी भी टॉपिक पे सुनाओ, तो बच्चा घर से मौखिक रूप में उस कहानी को तैयार करके आएगा और क्लास में सबके सामने बोल देगा, ठीक है। तो वो होमवर्क है, उसमें उसमें को लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है।
कुछ बनाने, जुटाने, संकलन करने से संबंधित हो सकता है। जैसे हमने बोला कि पोस्टर बना सकते हो, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई चीज़ इकट्ठी करके लानी हो सकती है। इकट्ठी करने का टीचर बोल सकता है जैसे कि आप बच्चे, आप कुछ 5 अलग अलग टाइप के पत्ते लेकर आओ, तो ये भी एक हमारा होमवर्क में आ जाता है, क्योंकि आप घर से जो भी काम दिया जाता है ना, वो होमवर्क में ही आता है। फिर है गृह कार्य के और भी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। स्वतंत्र लेखन, नारा, चित्र, कार्टून, अखबार आदि से संबंधित कार्य कोई भी हो सकता है। कई बार टीचर बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर में से लड़कियों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित कुछ आर्टिकल जो है वो छांट कर लेके आओ, तो वो भी एक हमारा होमवर्क ही हो जाता है। रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन सुनकर, देखकर, याद कर आने से संबंधित काम हो सकता है कि आप टीवी देखना, ये वाली, कई बार टीचर बोलते हैं कि आप ना ये वाली मूवी देखना, कल मैं पूछूंगी आपसे कि ये मूवी कौन सी होगी। और हमेशा आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एक एजुकेशनल जो मूवीज़ हैं उसको ही प्रेफर करें, कोई ऐसी वैसी मूवी ना दें। जैसे कि चॉक एंड डस्टर एक एजुकेशनल मूवी है, तो ये आपको एक रफ बुक भी एजुकेशनल मूवी है, तो आप बच्चों को उस मूवी को देखने को बोल सकते हैं कि आपका ये होमवर्क है कि आप इस मूवी को देख के आएँ और कल आके मुझे बताएं कि इस मूवी में क्या हुआ और आपको इससे क्या सीख मिली। तो इस टाइप से भी हमारे होमवर्क होता है। किसी से मिलकर उसके काम के बारे में साक्षात्कार से संबंधित काम हो सकता है। जैसे इसका मतलब ये है कि टीचर ने बोला कि आप किसी से मिलना और उनका इंटरव्यू लेना, या उनसे ये सवाल पूछना, अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, अपने भाई बहन से पूछ लेना, या दादा दादी से, कोई बड़े बुजुर्ग हों उनसे पूछ लेना, तो ये भी एक होमवर्क ही होता है। बड़ों से पूछकर पता करने से संबंधित कार्य, जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ। और भी है, सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास से संबंधित काम दिया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें हमारे हाथ की जो उंगलियां होती हैं और आँख, यानी छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। ग्रॉस वे मांसपेशियाँ होती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे हमारा पूरा हाथ, हमारे पैर, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ऐसा भी कोई काम दे सकते हो जिससे कि बच्चे के शारीरिक विकास हो। दैनिक जीवन में घट रही प्रतिक्रियाओं को जानकर उनका वर्णन करने से संबंधित काम भी दे सकते हैं। जैसे कोई अभी फ़िलहाल कोई ऐसा करंट टॉपिक चल रहा हो, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि बताओ कि अभी कौन सा टॉपिक ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी चीज़ बहुत ही फेमस हो रही है, उसके बारे में आप पता करके आना और क्लास में सबको बताना, ठीक है। विद्यार्थियों के घर परिवार के सदस्यों की दिनचर्या, उनके कामकाज से संबंधित, ये भी एक होमवर्क है। आप मुझे बताओगे आपके घर में क्या क्या बनता है, कैसे रूटीन होता है, क्या सुबह ब्रश करते हैं, शाम को साथ में बैठ के खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें बताओ, तो ये होमवर्क में आता है अपना। फिर है हाट बाज़ारों में त्योहारों आयोजन से संबंधित काम। जैसे कोई दिवाली का त्यौहार आता है, तो हम टीचर बच्चे से बोलता है कि आप दिवाली के बारे में ऐसे लिख के लेके आना, आप कुछ दिए ले आना, आप होली के टाइम पे क्या क्या खाते हो, आपके घर में दिवाली के टाइम पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो अभी जो हमारे त्यौहार हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, उससे संबंधित भी आप होमवर्क बच्चे को दे सकते हैं। नाटक, अभिनय, रोल प्ले से संबंधित कोई भी काम आप बच्चे को दे सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिका से संबंध ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक से रिलेटेड दे सकते हैं। कार्य में नवीनता होनी चाहिए, यानी कुछ नया काम होना चाहिए। रोज़ रोज़ एक जैसा काम दोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, तो रोज़ चेंज कर करके आपने होमवर्क देना है। गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने होमवर्क दिया उसका कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए। जैसे कि मैंने मूवी का एग्जाम्पल दिया, तो जितने भी मूवीज़ आप बच्चों को बोलोगे तो उसका एक पर्पज़ है। मान लो मैंने भी 2 बुक का नाम लिया, 2 मूवीज़ का, तो उसका पर्पज़ था कि बच्चों को एजुकेशन के बारे में पता चले, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। गृह कार्य का स्वरूप बच्चों के घर में बांधना नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कोई होमवर्क ना दें जिससे बच्चा पूरे दिन घर में बैठा रहे, ठीक है, मतलब लिखता ही रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है इसमें गृह कार्य एक दूसरे से नकल करने के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए। मतलब आपने कोई होमवर्क दिया है तो हर बच्चे को अलग अलग दें, क्योंकि कई बार बच्चे आस पड़ोस में रहते हैं, अगर एक जैसा काम दे दिया तो एक जैसे चेप के ले आते हैं। तो हर बच्चे को आप अलग अलग काम दें ताकि वो अपना इंडिविजुअली सोच के काम करके आए। फिर हमारा आता है होमवर्क की इम्पोर्टेंस क्या है। होमवर्क की हमारी इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं। इसके द्वारा बालक स्वयं अध्ययन करता है और स्वयं अध्ययन से सीखना सबसे अच्छा तरीका ऑफकोर्स माना जाता है। विद्यार्थी अपने अधिगम का खोजकर्ता बनता है। अधिगम का मतलब होता है विद्यार्थी अपनी लर्निंग को खुद ही खोजने लगता है कि मुझे और क्या क्या लर्न करना चाहिए, ठीक है।
और इससे अध्ययन करना सरल लगता है, क्योंकि जब आप होमवर्क देते हो बच्चे को तो बच्चे के दिमाग में जो सिलेबस है वो भी एक बार भी रिवाइज होता रहता है, तो ठीक रहता है। बच्चों में नई नई रुचि उत्पन्न होती है। अगले दिन का आपने कोई इंटरेस्टिंग काम दे दिया तो बच्चा अगले दिन भी एक्साइटेड होगा कि आज सर हमें होमवर्क देंगे, आज पता नहीं सर क्या इंटरेस्टिंग काम देंगे। तो ये होमवर्क के इम्पोर्टेंस में आती है। विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई पर नज़र रख पाते हैं, क्योंकि जब होमवर्क दिया था ज़्यादातर पेरेंट्स पूछते हैं होमवर्क दिया है ना मैम ने, आज चल बैठ के होमवर्क कर ले। तो टीचर को पेरेंट्स को जो है उनको पता लगता रहता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ रहा है तभी तो उसको होमवर्क मिल रहा है ना। तो ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें। मुश्किलों का हल ढूंढने का कौशल बढ़ता है। आपको कोई ऐसा काम दे दिया जिसमें उसको कुछ खोजबीन करनी है तो उसको अच्छा लगेगा। समय प्रबंधन, प्राथमिकताओं का कौशल जो है वो भी बढ़ने लग जाता है। शिक्षकों को छात्र की कमजोरियों का भी पता चलता है, क्योंकि होमवर्क करके लेके आता है बच्चा, या तो राइटिंग गंदी करके लेके आएगा या काम नहीं करके लेके आया, तो टीचर को पता लग जाएगा कि इसकी यहाँ पर कमी है और मुझे इसमें सुधार करने के लिए क्या काम करना चाहिए। अधिगम के लिए समान अवसर प्रदान करना, यानी कि लर्निंग के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन है, पाठ्य पुस्तक एवं गृह कार्य का स्वरूप जितना रोचक, आनंद देने वाला होगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा, उसके परिणाम उतने ही प्रभावशाली होंगे। अतः शिक्षण योजना निर्धारित करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि गृह कार्य नीरस, बोझिल नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसमें ऐसा ना हो कि बिल्कुल बच्चों का इंटरेस्ट ना है, बोझ जैसा लगने लगे, वैसा होमवर्क नहीं होना चाहिए। बच्चों का जो होमवर्क है बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसमें अपना इम्पोर्टेंस जो है वो डाल सके। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमारी टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंस है और अपना होमवर्क क्या होता है। उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे टॉपिक हमने किए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।